अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था पेरिनेसल साइनसिस, जिसमें से मैंने आपको एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस करा दी और अब हम करने लगे हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। मैंने आपको पहले बताया कि राइनोसाइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस बात एक ही होती है। पहले हम इसको खाली साइनोसाइटिस कहते थे क्योंकि ये साइनसेस की इन्फ्लेमेशन मेनली कंसिडर की जाती है, लेकिन साइनसेस कभी भी अकेले इन्फ्लेम नहीं होते। जाहिर है आपके जो साइनसेस है वो नोज के आसपास लोकेटेड है, दे आर कॉल्ड एज पैरानेजल। तो पैरानेजल साइनसिस होने की वजह से आपकी इस इन्फ्लेमेशन में हमेशा हमेशा ही नेजल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व होता है। तो नेजल म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट क्योंकि हमेशा साथ देखी गई, इस वजह से हमने सिंपल साइनोसाइटिस के नाम को राइनोसाइनोसाइटिस कर दिया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए और उन्होंने खाली आपसे पूछा कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस या एक्यूट साइनोसाइटिस बताएं, तो इट मींस कि उन्होंने यही चीज पूछी हुई है, एक्यूट या क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि भाई हमने खाली साइनोसाइटिस तो पढ़ा ही नहीं है, अब क्या होगा। तो इसे आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक वाला जो है ना, उसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसका जो एक्यूट से डिफरेंस होता है वो आपका इस बेस पे होता है कि 3 महीने से ज्यादा है या 3 महीने से कम, ठीक है। मंथ्स में है तो 3 मंथ्स है और वीक्स में है तो 12 वीक्स है। कि 12 वीक्स से कम का अगर पेशेंट हिस्ट्री बताता है तो वो एक्यूट होता है, इससे ज्यादा होगी तो वो क्रॉनिक होगा। जो क्रॉनिक आपका इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है नोज का, जिसमें आपके क्रॉनिकली यानी 3 महीने से ज्यादा के अरसे में से आपके जो पेशेंट उसके साइनसेस इन्फ्लेम होते हैं, उसके साथ नोज या नेजल म्यूकोजा में भी इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम क्रॉनिक राइनोसाइटिस कहते हैं। याद रखना ये एक्यूट से बहुत डिफरेंट है इस वजह से क्योंकि इसकी थोड़े से जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो उसकी इटियोलॉजी वो बहुत डिफर कर जाती है। क्योंकि एक्यूट तो हमने पढ़ा था कुछ जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और बैक्टीरिया से होते हैं, इसमें डिजीज कभी भी एक फैक्टर के साथ नहीं आती। अगर पेशेंट को क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो डेफिनेट सी बात होती है कि एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि हो सकता है उस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, लेकिन सिर्फ उसको इन्फेक्शन नहीं है बैक्टीरिया को, उसको पहले वायरस हुआ था, वायरस के ऊपर सुपरसीडेड बैक्टीरियल होगा और उसके रिजल्ट में उसकी सिलरी मूवमेंट खराब होगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स साथ ना मिलते जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक हो जाता है। और सबसे कॉमन जो कॉज है ना, मैं आपको बता दूं क्लिनिकली अगर देखा जाए कि क्यों होता है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, तो वो होता है कि लोगों की कॉम्प्लाइंस नहीं होती मेडिसिन के साथ। लोगों को एक्यूट की कंप्लेन के साथ आते हैं, 2-3 हफ्ते की कंप्लेन होती है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, 2-3 दिन में उनकी जो या फिर 4 दिन में उनके फीचर्स ठीक होते हैं तो मेडिसिन छोड़ देते हैं। अब भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था और एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाएगा तो ज़ाहिर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा और फिर वो दोबारा वहीं पर वो उससे इन्फेक्शन करेगा। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आपने बात ध्यान में रखनी है। तो हमने इसको डिपेंडिंग अपॉन इसके जो मतलब मेजर से फीचर से दो में डिवाइड कर दिया क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस को। सीआरएसएस ये इसी क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, एक होता है विदाउट पॉलिप्स जिसमें पेशेंट के नोज में कोई पॉलिप नहीं होगा। पॉलिप को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर ऐसे करके एक एक्सटेंशन सी नेजल म्यूकोजा से आपकी निकली हुई हो जिसमें छोटी सी स्टॉक होती है और आगे एक ऐसे गोला सा लटका हो, तो उसको पॉलिप कहते हैं। जरूरी नहीं है स्टॉक बड़ी हो, लंबे होंगे तो उनको हम सिर्फ पेडंकुलेटेड कहते हैं, और अगर स्टॉक बिल्कुल भी नहीं होगी तो वो सिसाइल पॉलिप होते हैं। तो पॉलिप के बगैर भी हो सकता है, पॉलिप के साथ भी साइनसाइटिस हो सकता है, ठीक है। पहले हम करते हैं सीआरएस विदाउट पॉलिप्स। ये जो पॉलिप के बगैर होता है, सबसे कॉमनली जो इसका इंसाइटिंग एजेंट होता है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेकिन इंसाइटिंग एजेंट नहीं, जो इसमें मोस्ट मेजर चीज जो आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन करती है वो बैक्टीरियाज होते हैं। ज्यादातर ये होता है कि ये वाला जो विदाउट पॉलिप है ये शुरू वायरल से होता है। सिंपल आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, टाइमली उसको ध्यान नहीं दिया गया, वो साइनसिस को इन्वॉल्व कर जाता है, साइनसिस को खराब करता है। तो उसके बाद फिर भी ठीक नहीं किया गया, सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब यहाँ के बैक्टीरिया डिफरेंट है, याद रखना, ऐसे वाइवा में पूछते होते हैं कि बैक्टीरिया जो एक्यूट और क्रॉनिक के उनमें क्या डिफरेंस है। तो एक्यूट वाले में तो आपको मैंने बता दिए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और वो वाले थे। यहाँ पर आपका जो मेन आएगा ना वो स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। सबसे पहले लाइन इनकी याद रखनी होती है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात है कि आपने आगे पीछे कहेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, इसी हिसाब से कहेंगे जैसे बुक में लिखे होते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो स्टेफ ऑरियस है, फिर सुडोमोनास है, क्लेब्शियला है और इकोलाई, ठीक है। सुडोमोनास, क्लेब्शियला एंड इकोलाई। अब आप देखेंगे इकोलाई यानी स्क्रेशिया कोलाई जो हमारा नॉर्मली जीआईटी का पैथोजन कंसिडर किया जाता है, वो यहाँ पर आपका क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का है। इस वजह से कर रहा होता है क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन में ना बहुत सारे बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन एनारोबिक बैक्टीरिया भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना कि ये पोलीमाइक्रोबियल किस्म की डिजीज है। ओके जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो इसके बैक्टीरिया है वो आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। डिफरेंट से होते हैं थोड़े बहुत।
क्यों डिफरेंट होती है, तो मैंने आपको बता दें ना, जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये वो इन्फेक्शन है जो कि किसी कॉज की वजह से, इसके बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी वजह से थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके परसिस्ट करता है। एक कुछ बैक्टीरिया जो आपके एक्यूट में आ जाते हैं क्योंकि वो एकदम से इन्फेक्शन करते हैं, एकदम से तेजी से होता है, एकदम से ठीक भी हो जाता है। ये वो है जो आहिस्ता 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 लगे रहते हैं। तो ठीक है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास जो इसके मैंने आपसे कहा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं ना क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस में, इनको हमने नोट डाउन करना और इनको निकालना खंगालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जब तक प्रेजेंट रहेंगे तो पेशेंट का इन्फेक्शन अगर हम ट्रीट करते भी रहेंगे ना, तो जब तक पेशेंट एंटीबायोटिक्स पे रहेगा उतनी देर से तक इन्फेक्शन ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक्स खत्म हो दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम जो उसका प्री डिस्पोजिंग कॉज है उसी को ट्रीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यू हैव टू सी देम इन क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस के क्या मसले हैं। उसमें सबसे पहली चीज आपकी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। किसी का डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, डीएनएस होता है, तो सपोज इनका बहुत ज्यादा डेविएटेड नेजल सेप्टम है, सपोज किसी की नाक है जो बहुत ज्यादा एक तरफ उसका सेप्टम गिरा गया हुआ है। ठीक है, जिस एक तरफ बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर एयर की एंट्री बहुत कम होगी, इधर एयर की एंट्री बहुत ज्यादा होगी, दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ पर एयर की एंट्री बहुत कम है वहां पर सही तरह से ड्रेनेज और सिक्रीशंस और साइनसेस नहीं होगी, वहां पर सिक्रीशंस इकट्ठी रहती रहेंगी, वहां पर बैक्टीरिया जमा होते रहेंगे और इन्फेक्शन रहेगा। जब तक डीएनएस ठीक नहीं होगा मसला ठीक नहीं होगा। इस तरह हमारे पास और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज में कॉन्का बुलोजा आता है। कॉन्का बुलोजा का मतलब होता है कि आपका जो ये वाला आपके जो टर्बिनेट्स है ना, जो आपके मेटिसेस हैं, या फिर ये जो आपकी एयर कैविटीज है, किसी में जरूरत से ज्यादा एयर स्ट्रक्चरली प्रेजेंट है, मतलब कोई एयर कैविटी आपकी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एक्सरे पे आपको ये पता चलती है बात। अब वो स्ट्रक्चर खराब है उसके, इस वजह से ऐसी है, तो उसको हमें फिर सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक करना पड़ता है। इसी तरह आपको ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये जो फ्रंटल साइनस और एथमोइड साइनस सारे मिलके, मतलब जितना भी आपको ये सारा का सारा साइनसेस हैं, और ये सारे साइनसेस आपके ड्रेन कहाँ पर करते हैं, मिडल मीएटस में या सुपीरियर मीएटस में, मैक्सिमम यही होता है ना, मिडल और सुपीरियर मीएटस में। तो ये सारे जो साइनसेस और ये सारे ड्रेनेज का इनका ये सबका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर कहीं पर इसका एबनॉर्मल था, या तो बना ही एबनॉर्मल, या किसी एक्सीडेंट के बाद इसमें कहीं पर एबनॉर्मेलिटी आ गई। डेफिनेट सी बात है कि जब आपका नॉर्मल से कहीं पर एबनॉर्मेलिटी आती है तो वहां पर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज जो होंगी ना, वो आपकी किसी ना किसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को परसिस्टेंटली जन्म देने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है कि पहली चीज ये ना हो, जिसको हम रूल आउट करने के लिए एक्सरेज एंड सीटी स्कैन हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, पहले भी हमने आपको बताया था, बोन को देखना है डिटेल में तो सीटी स्कैन है, सॉफ्ट टिश्यू को देखना है डिटेल में तो एमआरआई, ये बात कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है, दूसरा क्या चीज हो सकती है, इंपेयर्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। आपको पता है कि जितने भी हमारे पास, मैंने आपसे बताया था पहले ही आपको, कि साइनसेस हैं, साइनसेस सारे के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उनके पास गॉबलेट सेल्स हैं, और इसीलिए उनके पास सिलिया भी हैं जो कि उस सारे के सारे म्यूकस को प्रोपेल करती हैं। और जहां पर आपका ऑस्टिया होता है साइनस का, उसकी तरफ तो सिलिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो सारा का सारा सिलिया उस सारे म्यूकस को उसने ड्रेन करना होता है इनटू द ऑस्टियम, और ऑस्टियम के थ्रू वो नोज में ड्रेन हो जाता है। अब कहीं पर अगर म्यूकोसिलिटी क्लियरेंस आपकी ठीक नहीं है, सिलिया डिस्ट्रॉय हो गया। सिलिया क्यों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स में हो जाते हैं, जो लोग किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर कोई ऐसे इरिटेंट केमिकल्स हैं, तो उनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मोक की वजह से जो आपकी पोल्यूटेंट है, इवन अगर आप जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम ही हो रही होती है कि वो बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों में जो आपके फैक्टर्स आपकी सिलरी क्लियरेंस को खराब कर दे, वहां भी आपका ये क्लियर नहीं होगा, स्टेसिस ऑफ द म्यूकस हो जाएगा और क्रॉनिक साइनसाइटिस हो जाएगा। तो आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के साथ साथ ये चीज ट्रीट करनी है, पॉजिटिव फैक्टर को जरूर देखना है। ठीक है, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपके पास वो डिजीज है जिसमें नेचुरली ही थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपका सीएफटीआर एक मेम्ब्रेन रेगुलेटर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, वो खराब होता है जेनेटिकली, उसमें म्यूकस बहुत थिक प्रोड्यूस होता है और थिक म्यूकस सही से ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन रहते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो है आपके लंग्स में और जीआईटी में भी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ अकेली नोज में नहीं आती। फिर हमारे पास है जी ऑस्टियाइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस। अब आपको पता है कि ऑस्टियोमाइलिटिस या ऑस्टियाइटिस से मुराद है हमारे पास बोन में इन्फेक्शन। अब साइनसेस क्या है, बोन के अंदर एयर स्पेसेस है ना, बोन में इन्फेक्शन होगा तो वो एयर स्पेसेस को खराब कर सकता है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर। डेंटल इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्पेशली मैक्सिलरी साइनस के लिए आपका डेंटल इन्फेक्शन बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका किसी दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है, सपोज वो कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर इरोड कर चुका है मैक्सिलरी साइनस को, मैंने आपको बताया था कि मोलर्स और प्री मोलर्स के ऊपर होता है आपका मैक्सिलरी साइनस, तो वो डेफिनेट सी बात है कि क्रॉनिक साइनसाइटिस उसने किया हुआ होगा, पेशेंट को समझ नहीं आ रही होगी कि हुआ क्या, दाढ़ मसला है या फिर मुंह में मसला है, मसला तो सारा खराब हो चुका होता है। ठीक है, फिर एस्थमा बड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा गया कि एलर्जिक कंडीशंस भी जो होती हैं, जो लोग एलर्जी से प्रोन होते हैं, एस्थमा एलर्जी सारी एक ही जैसी बातें हैं ना,
उन लोगों में साइनसाइटिस ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में मैंने आपको बताया कि जैसी कोई चीज़ वो इनहेल करते हैं, सपोज इनको डस्ट से एलर्जी होती है, फौरी तौर पे उनकी बॉडी में आईजीई रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, और वो ऐसे लोगों में साइनसेस और नोज में भी हो रहा होता है, जिस वजह से उनको साइनसाइटिस क्रॉनिक अक्सर होता है, ठीक है, एस्मा और एलर्जी। और बायोफिल्म से मुराद होता है कि कुछ ना हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं, उसको बायोफिल्म कहते हैं। अब वो बैक्टीरिया जो दवाइयों से रेजिस्टेंट से हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी उस कंडीशन को भी देखें कि अगर हमें और कोई वजह नहीं मिल रही तो ये भी एक बात हो सकती है, तो फिर हम उसके लिए मेडिसिन का कवर भी चेंज करते हैं, सेलाइन इरिगेशन भी देते हैं ताकि ये चीज़ ना हो सके, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कोई एक बात नहीं है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी एज सच आती भी कभी भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। मल्टीफैक्टोरियल किस तरह से, इन्फेक्शंस भी इसका पॉजिटिव उसमें आ रहे होते हैं, मतलब बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी सिलिडी क्लियरेंस यानी ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्ले कर रही होती है। फिर एलर्जिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा अक्सर, मतलब लोगों में ना ये सारी चीज़ें मिक्स चीज़ें परसिस्ट कर रही होती है, इस वजह से हम इसको मल्टीफैक्टोरियल। अब एक बंदा मेरे पास एलर्जिक है, उसकी सिलिडी क्लियरेंस भी खराब हुई हुई है, सुपरसीडेड इन्फेक्शन भी हुआ है, अक्सर औकात ऐसे लोग आते हैं जो क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें इसमें मिली जुली भी होती हैं, ये बातें होंगी इसकी, ठीक है। मल्टीफैक्टोरियल सी है, बस इतना बात याद रखना है। सिम्टम्स और साइंस जो है ना वो ऑलमोस्ट आपकी पिछली वाले जैसे ही हैं। सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो आपको ये कहेगा कि 4 महीने से मेरी नाक भी बंद है, मुझे सही से ना सूंघाई देता है, और मेरी नाक में से वो भी रेशा आगे भी आता है और पीछे भी गिरता है, पानी की तरह नहीं आएगा, ठीक है, थिक रेशा होता है, आगे की तरफ भी आता है, नाक भी बहती है और पीछे गले में भी गिरता है, यानी कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी है। और साथ मुझे दर्द है, अब जिधर जो साइनस इन्वॉल्व होगा उस जगह से दर्द खास तौर पे ज्यादा होगा, क्योंकि मुंह में दर्द है या सर में दर्द है, फ्रंटल साइनस में, या इस किस्म की कोई बात, तो सिम्टम्स तो कॉमन है। अब साइंस आपको क्या मिलेंगे, आप सब उसके सबसे पहले नाक दिखेंगे तो अंदर आपको पस और म्यूकस थिक सा भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, प्यूरिलेंट किस्म का म्यूकस होगा, क्योंकि क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ वही होता है, तो प्यूरिलेंट थिक डिस्चार्ज होता है पेशेंट का। और उसके साथ साथ आपका सारा नेजल म्यूकोसा एडिमेटस होता है। अब जाहिर है अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नजर आएगा तो आपको नेजल म्यूकोसा तो सही से नजर नहीं आ सकता, तो आपने एक दफा ऐसे ही देखना है और फिर अपने नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स डाल के उसका एग्जामिनेशन करना है नोज का, उसमें फिर आपको एडिमा और बहुत ज्यादा रेड कलर का म्यूकोसा मिलेगा, तो ये उसके साइंस होते हैं। तो आपने इससे डायग्नोसिस नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अगर ना समझ आए तो एक्सरे या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम क्रॉनिक में इस वजह से भी एक्सरे करा लेते हैं या सीटी स्कैन, ताकि हमें पता चले कि डिजीज किस हद तक फैली हुई है, क्योंकि अगर ज्यादा फैली हुई हो तो फिर हमें हो सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप खाली एंटीबायोटिक्स तो दे देते हैं लेकिन डिजीज तो बोन तक इन्वॉल्व कर चुकी होती है, तो जब बोन में इरोड कर जाएगी तो फिर खाली एंटीबायोटिक्स से काम नहीं चलता, फिर आपको आगे भी जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपको देखना पड़ता है कि आपने क्या करना है, तो यू हैव टू गो फॉर द एक्सरे या फिर सीटी स्कैन। अगले पार्ट में करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, और फिर हम पोलिपोसिस के साथ वाला भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, थैंक यू।